हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है मोल कंसेप्ट। आप लोग वैसे भी जानते हैं मोल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा। मोल कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं, आपको मैं बता दूं कि जो मोल है ना वो एक तरीके से काउंटिंग यूनिट है। जिस तरीके से डजन एक काउंटिंग यूनिट होती है, स्कोर एक काउंटिंग यूनिट होती है, ग्रॉस एक काउंटिंग यूनिट होती है, उसी तरीके से मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। मान लीजिए किसी सैंपल के अंदर अगर मान लीजिए 12 आइटम्स हैं तो आप उसे एक डजन बोल सकते हैं। किसी सैंपल के अंदर सुन रहे हैं, अगर मान लीजिए 144 आइटम्स हैं तो आप उसको ग्रॉस बोल सकते हैं, 1 ग्रॉस बोल सकते हैं। मान लीजिए किसी सैंपल के अंदर 20 आइटम्स हैं तो आप उसे स्कोर बोल सकते हैं, 1 स्कोर। उसी तरीके से किसी सैंपल के अंदर, किसी होल सैंपल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अगर यूनिट्स प्रेजेंट हैं, है ना, आइटम्स प्रेजेंट हैं, तो आप उसको 1 मोल बोल सकते हैं। कहने का मतलब आप समझिए, मोल एक काउंटिंग यूनिट है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं बच्चों, मोल एक काउंटिंग यूनिट है। मोल जो है वो एक काउंटिंग यूनिट है ना प्यारे बच्चों, मोल एक काउंटिंग यूनिट है। काउंटिंग बहुत आराम से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझना है। काउंटिंग यूनिट मान लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा ये स्टैंडर्ड कहां से आया। सबसे पहले जिस तरीके से एक डजन होता है ना, एक डजन कितने के बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। मान लीजिए किसी सैंपल के अंदर अगर कोई 12 आइटम्स है तो आप उसे 1 डजन बोल सकते हैं। उसी तरीके से स्कोर होता है, 1 स्कोर इज इक्वल टू 20। मान लीजिए किसी सैंपल में अगर 20 आइटम्स हैं तो आप उसको 1 स्कोर बोल सकते हैं। उसी तरीके से किसी सैंपल में अगर मान लीजिए 144 आइटम्स हैं तो आप उसको 1 ग्रॉस बोल सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए किसी सैंपल में, मैं यहां पे लिख रहा हूं किसी सैंपल में, इसको मैंने सैंपल नाम दे दिया। किसी सैंपल में अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स है या एंटाइटीज है ना, इतनी एंटाइटीज हैं या फिर यूनिट्स हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं 1 मोल। इसको नाम दे देते हैं 1 मोल। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जिस तरीके से एक डजन के अंदर 12 आइटम्स होते हैं, जिस तरीके से एक स्कोर के अंदर 20 आइटम्स होते हैं, जिस तरीके से एक ग्रॉस के अंदर 144 आइटम्स होते हैं, उसी तरीके से एक मोल जो है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटाइटीज और यूनिट्स के बराबर होता है। तो मोल कुछ नहीं है बच्चों, एक काउंटिंग यूनिट है। मोल एक काउंटिंग यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप इसको कंसेप्ट को समझना, सुनना बहुत ध्यान से, क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैंने ये सिखाया था, मार्कर में ज्यादा इंक भर दी। मैंने आपको सिखाया था एक कार्बन एटम का जो वजन है, एक कार्बन 12 एटम का जो वजन है, आपको मालूम है वो कितना होता है, 12 U होता है। आपको ग्राम में मालूम है वो कितना होता है, एक U की वैल्यू जानते हैं ना, 1.66 इंटू 10 की पावर -23। और एक U की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है ना, तो उसकी जगह रखती है, तो मैंने आ गया 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ये एक कार्बन एटम का मास है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। यहां लिख दूं क्या, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का मास जो है वो कितना है, 1.99 इंटू 10 की पावर -23। एक कार्बन 12 एटम का मास इतना है। तो ये चीज स्टैंडर्ड आया कहां से, 6 आप सुनो, किसी भी सैंपल के अंदर अगर मान लो जैसे मैं ये बोल दूं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स है, तो आप इसको इतना ना बोलकर ये भी बोल सकते हैं कि ये 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स है। समझो, समझो, अगर किसी के अंदर 6.023 हाइड्रोजन एटम्स हैं, किसी सैंपल के अंदर 6.023 इंटू 10 की 23 हाइड्रोजन एटम्स है, इसको आप ये ना बोल के 1 मोल हाइड्रोजन एटम बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं ये बोल दूं किसी सैंपल के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इसको ये ना बोल के 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। किसी सैंपल के अंदर मान लीजिए 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप इसको ये ना बोल के 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल देंगे। तो 1 मोल है क्या, 1 मोल है क्या, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल देंगे। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं 1 मोल कुछ नहीं होता बच्चों, एक काउंटिंग यूनिट है। जिस तरीके से डजन है
एक बहुत बड़ा नंबर है। सिर्फ मान लीजिए किसी सैंपल में अगर 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो मैं इसको इतना बड़ा ना बोल के एक सिंपल वर्ड्स में बोल दूंगा 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स। किसी सैंपल के अंदर मान लीजिए 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं उसको इतना ना बोलकर 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल दूंगा। तो जिस तरीके से स्कोर है, जिस तरीके से डजन है, जिस तरीके से ग्रॉस है एक काउंटिंग यूनिट, उसी तरीके से मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। ये सब समझाने के लिए अभी मैं तो पहुंच रहा हूं वहां तक। मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। तो आपको मैंने एक चीज क्या सिखाई, सुनना बहुत ध्यान से, अभी लिखना नहीं, पहले आप वीडियो को समझा करें, लिखेंगे बाद में। एक कार्बन 12 एटम का मास 12U है। बच्चों आपको अपने एंटरटेनमेंट को लिमिट करना होगा, आप समझे मेरी बात, ये आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया आपको फूल बना रहा है, प्लीज अवॉइड सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सबको लिमिट कर दीजिए, अपनी लाइफ से हटा दीजिए कुछ सालों के लिए, ये आपके कैरियर को स्पॉइल कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को बहुत, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि आपको इन चीजों को छोड़ना होगा, वरना देखिए अगर एक बोतल, ये एक बोतल है, इसमें इतना ही पानी आ सकता है, इस बोतल में इतना ही पानी आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। अगर आपने इसमें कचरा भर लिया, यही आपका ब्रेन है, अगर आपने ब्रेन में इतना कचरा भर लिया तो अच्छी चीजें जाने के लिए इतनी जगह रह गई। तो पढ़ाई जो है उसको ब्रेन में फीड करने के लिए उसका खाली होना जरूरी है। बेकार की चीजें, मोदी जी ने क्या किया, बाहर क्या हो रहा है, कोविड में क्या चल रहा है, कोविड के अंदर क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग, लॉकडाउन कब ओपन होगा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप अपना कर्तव्य कीजिए और वो है पढ़ाई कीजिए, सही है। आप किसी भी कंट्री में आपका इन्वॉल्वमेंट बेटा तभी हो सकता है जब आप उस कंट्री के अंदर इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए कि आप उसमें जिम्मेदारी निभा पाए, तो उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। तो प्लीज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। मैंने अपना कुछ मिनट लेकर आप लोगों को बोर तो नहीं किया है, बट अच्छी चीजें बताने की कोशिश की है। एक कार्बन एटम का जो मास होता है बेटा वो 12U होता है। अगर इसी एक कार्बन एटम का मास मैं ग्राम में निकालूंगा तो ये, इसको मैं U आपको अच्छी तरह मालूम है, लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा है। लास्ट टर्म पे हमने क्या पढ़ा था जरा बताओ? लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था कि 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम के। 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के, सॉरी 24 सॉरी बच्चों गलती से लिखा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर मैंने यहाँ 23 लिख दिया था, 24 कर लीजिए। ह्यूमन एरर है, इंसान गलतियों की एक मूर्त होती है, कभी कभार जो बोलते हैं वो लिख नहीं पाते। तो 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। 1 AMU को ही हम लोग बोलते हैं 1U। बेटा रिवीजन बहुत कंपलसरी है, जो आज पढ़ा उसका रिवीजन जरूर करना है। एक कार्बन एटम का मास 12U होता है, अगर मैं इसको ग्राम में निकालूंगा इट इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो बोला गया, ऐसी डेफिनेशन दी गई मोल की। मोल की जो डेफिनेशन है वो समझिएगा, 12 ग्राम कार्बन के अंदर, सुनिएगा बहुत ध्यान से, 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन 12 एटम होंगे, अगर जितने कार्बन 12 एटम होंगे, अगर इतने यूनिट्स, इतनी एंटाइटीज किसी सैंपल में मिलेंगी तो उसको 1 मोल बोला जाएगा। फिर मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से सुनिए, 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन 12 एटम होंगे, इतने एटम, इतने मॉलिक्यूल, इतने आयन, इतने इलेक्ट्रॉन, इतनी एंटाइटीज, इतनी यूनिट्स अगर किसी सैंपल के अंदर प्रेजेंट है तो उसको 1 मोल बोला जाएगा। सुनना ध्यान से, मतलब ये जो आप ये 6.022 इंटू 10⁻23 ला रहे हैं, ये आया कहां से है? ये ऐसे आया है, 12 ग्राम कार्बन के अंदर, 12 ग्राम कार्बन के अंदर बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन 12 एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स कितने होंगे? इसी को बोला गया 1 मोल। तो निकाल लो 12 ग्राम और एक कार्बन एटम का मास आपको मालूम है, एक कार्बन एटम का मास आपको मालूम है 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो ये जो रिजल्ट आता है ये आता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसी रिजल्ट को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नंबर, इसी नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर।
तो 12 ग्राम, मैं फिर बोल रहा हूं 12 ग्राम कार्बन के अंदर, 12 ग्राम कार्बन के अंदर, 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन 12 एटम होंगे, जितने कार्बन 12 एटम होंगे उसी को बोला गया 1 मोल, उसी को बोला गया 1 मोल। स्टैंडर्ड ये डेफिनेशन है। 1 मोल का क्या मतलब है? अभी मैं लिखा रहा हूं, ये तो मेरी जो समझने के लिए डेफिनेशन है, मतलब मेरी कॉपी में मैं इस तरीके से लिख लेता था ताकि मुझे एंड के टाइम पर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन 12 एटम होंगे, अगर इतने एटम, इतने मॉलिक्यूल, इतने आयंस, इतने इलेक्ट्रॉन किसी एंटाइटी या इतनी एंटाइटीज या इतनी यूनिट्स किसी सैंपल में प्रेजेंट होगी तो उसी को बोला जाएगा 1 मोल। तो 1 मोल समझ में आया कैसे किसके बराबर है? 6.022 × 10⁻23। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जैसे डजन है, मतलब अगर कहीं 12 आइटम है तो उसे 1 डजन बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी सैंपल के अंदर 6.022 × 10⁻23 यूनिट्स या एंटाइटीज प्रेजेंट हैं तो उसको आप 1 मोल बोल सकते हैं। तो 1 मोल है क्या? जितने 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन 12 एटम होंगे, जितने 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन 12 एटम होंगे, इतने, अगर इतनी एंटाइटीज, इतनी यूनिट्स अगर किसी सैंपल के अंदर प्रेजेंट है तो उसको 1 मोल बोला जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल के लिए आपको ये इतना जानना जरूरी था, इतना जानना जरूरी था 1 मोल के लिए। जरा आप समझे इतना, 1 मोल का मतलब समझ में आया? तो मोल काउंटिंग यूनिट है, मोल एक काउंटिंग यूनिट है। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन 12 एटम होंगे उसी को 1 मोल बोला गया। यही स्टैंडर्ड है, यही स्टैंडर्ड है। चलिए अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ मोल कंसेप्ट के, मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैं डेफिनेशन, है ना बच्चों? बोलो, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। बच्चों मैं आपको आज बताऊं, आपने गौर किया होगा आज की लाइफ में या कोविड के टाइम पे वही व्यक्ति सरवाइव कर सकता है, सर डार्विन्स की थ्योरी कहता है, जो अडॉप्ट कर लेता है कंडीशंस को। आपको मालूम है डायनासोर इस पृथ्वी पे सबसे बड़े थे, बहुत विशालकाय थे, बट सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं कर पाए कंडीशन, उनके अंदर एडेप्टेशन की क्वालिटी नहीं होती। कॉकरोच इसलिए सरवाइव कर पाए आज भी क्योंकि वो एडेप्टेशन की क्वालिटी होती है उनके अंदर, वो कंडीशंस के हिसाब से बदल जाते हैं। वो घर में भी मिलेगा, किचन में भी मिलेगा, रूम में भी मिलेगा, बाथरूम में भी मिलेगा, गांव में भी, खेतों में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। इसीलिए कंडीशंस के साथ बदलते रहना चाहिए, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। ये नेचर का नियम है। तो मैं बीच बीच में कुछ ऐसी बातें आज कर रहा हूं, सही है, तो आप इसको समझ लीजिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सुनना बहुत ध्यान से डेफिनेशन को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल की डेफिनेशन बताऊं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन as many, which contain as many atom, molecule, ion and entity which are equal to number of atoms in 12 gram of carbon 12 isotope। समझिए, किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के अंदर अगर जितने 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन 12 एटम्स होते हैं, अगर इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल, इतनी यूनिट्स या इतनी एंटाइटीज किसी में प्रेजेंट हैं तो उसको 1 मोल बोला जाएगा। 6.023 × 10⁻23 एंटाइटीज या यूनिट किसी सैंपल में प्रेजेंट है तो उसको 1 मोल बोला जाएगा। तो डेफिनेशन तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आता है कैलकुलेशन पार्ट, यही है इंपॉर्टेंट। पहले मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा ये आया कैसे, कैलकुलेशन वाला पार्ट।
कैलकुलेशन वाला पार्ट ये कहता है हाउ वी फाइंड मोल्स, मोल्स को कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो मोल्स को फाइंड करने का पहला तरीका है कि अगर किसी सैंपल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो नंबर, पहले फॉर्मूले याद करिएगा बहुत ध्यान से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, किसी सैंपल में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, 6.022 या 23, 6.022 या 23 into 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाएंगे। पहला फॉर्मूला, अगर किसी सैंपल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो उसको 6.022 into 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दो। तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर किसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, किसी सैंपल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, किसी सैंपल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो आप उसको किससे डिवाइड कर दो, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो उस सैंपल के मोल्स आ जाएंगे। तो पहला फार्मूला हो गया, पहला फार्मूला हो गया, पहला फार्मूला हो गया ना सर, क्यों साहब बोलो, अरे आप लोग हो गए सर, हो गए सर। किसी सैंपल में अगर इतने पार्टिकल्स गिवन है, गिवन, अगर मान लो मैं किसी सैंपल में पार्टिकल्स गिवन दे दूं, अच्छा ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो अगर किसी सैंपल में पार्टिकल्स गिवन हो, पार्टिकल्स गिवन हो तो उस सैंपल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो आप पहली तरीका फाइंड कर लोगे मोल्स का। तो मैं तो पहले फॉर्मूला, मेन चीज पे बात कीजिए ना बच्चों, इतना समय नहीं होता, अभी तो शुरुआत है, लास्ट में इतना समय नहीं होता कि हम एक एक चीज पढ़ पाए। तो अगर पहला फॉर्मूला पढ़ लिया आपने, मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर, तो ये पहला तरीका है मोल्स निकालने का। डेफिनेशन आपको, मुझे लग रहा है समझ में आ गई, मुझे आपको लग रहा है डेफिनेशन समझ में आ गई, डेफिनेशन मुझे लग रहा है आप लोगों के समझ में आ गई है। क्या मैं डेफिनेशन रफ करूं? अब जरा बच्चों मेरी बात समझना, सेकंड फॉर्मूला, इसी पे बेस्ड है मोल कांसेप्ट, बहुत इसी पे बेस्ड है मोल कांसेप्ट। सेकंड फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको मोल्स फाइंड करने हैं, मोल्स, अगर आपको मोल्स फाइंड करने हैं और अगर आपको मास गिवन है, मास गिवन है प्यारे बच्चों, मास गिवन है, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है, तो मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का मास गिवन है ग्राम में, किसी सब्सटेंस का मास गिवन है ग्राम में, गिवन है, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। मैं आपको सब चीजें बताऊंगा, आप पहले लिखो, तो पहले क्वेश्चन मार्क करने लगते हैं। मोलर मास से डिवाइड कर दो। अच्छा ये मोलर मास क्या होता है समझा रहा हूं यहीं पर। एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा, 1 मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास होता है। एक मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास होता है, एक मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास होता है। मेरे प्यारे बच्चों दूसरी बात यहीं पर लिख रहे हैं, दूसरी बात यहीं पर लिख रहे हैं, एक मोल सब्सटेंस का मोलर मास की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। तो अगर मैं किसी सैंपल का मास दे दूं या किसी सब्सटेंस का मास गिवन कर दूं ग्राम में, तो आप उसे किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो वो भी आपके मोल्स आ जाएंगे। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा फॉर्मूला हो गया। देखो पहला फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो आप उसे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, किसी सब्सटेंस का मास गिवन है तो उसे मोलर मास से डिवाइड कर दो। अभी सिखाऊंगा मोलर मास क्या होता है। तीसरा एक और फॉर्मूला है फॉर गैसेस, है ना, फॉर गैसेस, फॉर गैसेस, फॉर गैसेस, ठीक है। फॉर्मूला होता है मोल्स निकालने का, फॉर गैसेस मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है ना, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैसेस, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। जो आज काम बोर्ड पे गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, है ना,
divided by the molar volume of gas in liter, divided by the molar volume of gas in liter. अब ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी और एट एनटीपी. अब ये एसटीपी एनटीपी क्या है? अगर कभी आपको गैस के मोल्स निकालने हों एसटीपी पे और एनटीपी पे, है ना, ये कहानी वैलिड है सिर्फ एसटीपी पे और एनटीपी पे. सब सिखा रहा हूं, पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट तो करो. एसटीपी और एनटीपी पे गिवन है ये कहानी. एसटीपी एनटीपी का मतलब क्या है मैं यहां दिखा रहा हूं. एसटीपी का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. और ये होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है 1 बार प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. किसी गैस के लिए एसटीपी और एनटीपी की कंडीशन. एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में प्रेशर कितना होता है बेटा 1 बार, और टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो. तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर दोगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, so it will be converted into Kelvin, 273.15 Kelvin. पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इस टेम्परेचर को 273 केल्विन ले लेते हैं. मतलब अगर आप किसी गैस को 1 बार प्रेशर पर लेंगे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंगे या फिर 273 केल्विन पे लेंगे तो वो उसकी एसटीपी कंडीशन होती है. उस एसटीपी कंडीशन पे पहले इतना लिख लो. अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो पहला तरीका था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर. दूसरा तरीका जो था वो था कि मास ऑफ सब्सटेंस गिवन डिवाइडेड बाय द मोलर मास. अगर मान लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का अमाउंट दे रखा है ग्राम में तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो. तीसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर एट एसटीपी और एनटीपी. बेटा ये एसटीपी और एनटीपी की कहानी है. एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन. स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है हमारा 1 बार, है ना. पहले ये लिख लो. समझ रहे? फॉर गैसेस एसटीपी एंड एनटीपी मोल्स गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस. सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको सिखा रहा हूं. एसटीपी का मतलब तो समझ गए होंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है 1 बार, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273.15 केल्विन, है ना. इसको हम लोग कैलकुलेशन में 273 केल्विन लेते हैं. अब आपको मैं यहां पर इसको अलग से समझाता हूं. अब बहुत सारे बच्चों का ये कहना है सर हमें ऑनलाइन समझ में नहीं आता है. अरे आप कोशिश ही नहीं करके देखना चाहते हैं. बेटा कोशिश करोगे, आपको जूझना पड़ेगा किताबों के साथ. किताबों को खोलकर बैठना पड़ेगा. बेटा हर अच्छा काम बोरिंग होता है. मूवी देखते वक्त बोर होते हैं क्या? नहीं होते. हाँ, दोस्तों के साथ बातें करते हुए, गॉसिप करते हुए बोर होते हैं क्या? नहीं होते. घूमते हुए बोर होते हैं क्या? नहीं होते. याद रखिएगा, जो चीज कैरियर बनाती है ना, जो चीज जिंदगी बनाती है, वो हर समय बोरिंग होती है. अब यहां पर समझो, सबसे पहले मैंने आपको मोल्स निकालने का जो तरीका बताया, उसमें मैंने मोल्स निकालने का तरीका बताया. सबसे पहला जो तरीका है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन. नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, किसी सैंपल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो उसको किससे डिवाइड कर दो? 6.022 into 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दो. असली में हम हर समय 1 मोल की वैल्यू से डिवाइड करते हैं. ये जो भी वैल्यूज होती हैं ये सब 1 मोल की होती है. एक तो तरीका ये था. फिर एक था मोल्स का एक और तरीका था फाइंड करने का, और वो था मास ऑफ सब्सटेंस गिवन. मास ऑफ सब्सटेंस गिवन
किसी सब्सटेंस का मास दे रखा हो तो उसको 1 मोल की वैल्यू से डिवाइड कर दो। सही है? 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 1 मोल का मास क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ये भी एक तरीका है मोल्स निकालने का। मोल्स निकालने का जो तीसरा फॉर्मूला है वो है गैसेस के लिए वैलिड। और वो है गैसेस के लिए क्या वैलिड फॉर्मूला, जरा बताओ। मोल्स ने यही 3 फॉर्मूले हैं जो आप लगातार यूज करते रहेंगे। मोल्स निकालने का जो तीसरा फॉर्मूला है वो है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। मोलर वॉल्यूम क्या है? 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, उसको मोलर वॉल्यूम बोला जाता है। मोलर वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हैं कैलकुलेशन करने के लिए। ये वाला फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर गैसेस, ये वाले फॉर्मूले 2 मोल्स निकालने के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब यहां तक की बात आ गई। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कंडीशन की एसटीपी का क्या मतलब है। मैं अब आपको सिखा रहा हूं कि एसटीपी का क्या मतलब है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि एसटीपी का क्या मतलब है। समझना मेरी बात को ध्यान से ना। एसटीपी का क्या मतलब है? एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी पे, उसी को बोला जाता है मोलर वॉल्यूम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारा एसटीपी का मतलब है। एनटीपी का क्या मतलब है? एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जरा बात समझना, एसटीपी अभी कैसा माना जाता है? एसटीपी और एनटीपी की कंडीशन में अभी प्रेशर जो माना जाता है वो माना जाता है 1 बार। टेम्परेचर जो माना जाता है बच्चों वो माना जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 273 केल्विन अप्रॉक्स। इस पर जो गैस का मोलर वॉल्यूम होता है इस कंडीशन पर, ये बेटा न्यू डेफिनेशन है, अभी एनसीईआरटी में अपडेट नहीं किए। अब इसका जो मोलर वॉल्यूम होता है गैस का, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब जानते हो ना, 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी, वो करंट में 22.7 लीटर होता है। 22.7 लीटर। जबकि पुरानी कंडीशन ओल्ड कंडीशन ये थी कि प्रेशर था 1 atm, टेम्परेचर था 273 केल्विन। उस पर ये डेफिनेशन हुआ करती थी पहले एसटीपी और एनटीपी की। उस पर टेम्परेचर था 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उस पर जो मोलर वॉल्यूम था वो था 22.4 लीटर। उस पर जो मोलर वॉल्यूम था वो था 22। बेटा ये न्यू डेफिनेशन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आप स्कूल पढ़े तो वहां जरूर टीचर के साथ डिस्कस करें। ये न्यू डेफिनेशन है। आजकल जो न्यू डेफिनेशन है उसमें 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.7 लीटर होता है, ना कि 22.4 लीटर है। बट अभी भी हमारे फॉर्मूले इसी के हिसाब से चले जा रहे हैं, अभी भी हमारे फॉर्मूले ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से चले जा रहे हैं। तो मैं लिख दूं 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.7 लीटर।
एट एसटीपी और एनटीपी, बेटा एसटीपी के साथ साथ एनटीपी भी लिख लेना। एक मोल किसी भी गैस का एसटीपी और एनटीपी पे कितना कंटेन करता है? 22.7 लीटर कंटेन करता है। 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी पे, ये ओल्ड डेफिनेशन है, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, पहले ये माना गया। अच्छा ये निकाला किससे गया मैं बता दूं, आगे जाके आप पढ़ेंगे। एक आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, सही है, उससे निकाला गया है। इसमें स्मॉल n, मैं आपको बता दूं मोल्स को स्मॉल n से भी डिनोट किया जाता है, मोल्स को स्मॉल n से भी डिनोट किया जाता है। ये कौन सी इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों? आइडियल गैस इक्वेशन है, इसी से निकाली गई ये कंडीशन। ये जो गैस का वॉल्यूम है ये इसी से निकाला गया है, जिसमें R जो है ना, R ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इससे निकाली गई है ये सारी कंडीशन। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोल से R T, इसमें कंडीशन उठा के रख दी गई, वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया, यहां से निकाला गया है। तो किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पे कितना वॉल्यूम कंटेन करता है? 22.7, बट कैलकुलेशन आज उसी से की जा रही है। जैसे एनसीईआरटी में मैं बता दूं, एनसीईआरटी में मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी निकालने का जो फॉर्मूला दे रखा है एनसीईआरटी में, वो दे रखा है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। मैं फिर बताना चाहूंगा ये गलत नहीं है, ये सही है, बट ये ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से, ओल्ड के हिसाब से। तो मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी अगर आपको निकालने हो, n का मतलब मोल्स होता है, मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी निकालने हो किसी गैस के लिए, तो उस गैस का वॉल्यूम लो और उसे 22.4 लीटर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। आज भी कैलकुलेशन इसी से की जा रही है, बट ये गलत है। आईआईटी और जी में आज जो अपडेट रिजल्ट है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आईआईटी और जी में जो रिजल्ट है अपडेट, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। समझ गए बेटा? बोलो, आगे चलो, आगे चलो। तो ये कहानी हुआ करती थी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट। डेफिनेशन भी मुझे लगता है मोल की क्लियर होगी। अब आता है वर्ड इसमें मोलर मास। बच्चों मोलर मास वर्ड आता है, मोलर मास। और वो वर्ड है मोलर मास, बहुत आसान है। मोलर मास क्या है? द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस है, ऐसे करके लिख लेना, द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है इन ग्राम, इन ग्राम, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। अच्छा मोलर मास की यूनिट क्या है? यूनिट है इतना ग्राम वजन है 1 मोल का, तो इसीलिए यूनिट बन गई ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल क्यों बन गई बताओ? इतना ग्राम वजन है 1 मोल का, तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। अब ये सब्सटेंस दो तरीके के हो सकते हैं, अब ये सब्सटेंस दो तरीके के हो सकते हैं। अगर ये सब्सटेंस एटम्स लिखा है, अगर ये सब्सटेंस एटम्स लिखा है, तो इनके केस में इस मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोला जा सकता है। अगर मान लो वो सब्सटेंस आपके एटम्स हैं, तो उस केस में मान लो 1 मोल एटम्स हैं, तो उनके मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोला जा सकता है और मोलर मास भी बोला जा सकता है। अभी समझा रहा हूं सारी चीजें ध्यान से। मान लो अगर वो आपका सैंपल मॉलिक्यूल है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, 2 मोल मॉलिक्यूल है, तो उनके केस में इस मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोला जा सकता है और मोलर मास भी बोला जा सकता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोला जा सकता है, मोलर मास भी बोला जा सकता है। समझो ना? अब जैसे समझो, मैं आपको बताता हूँ। 1 मोल सब्सटेंस का वजन है, अगर वो सब्सटेंस एटम्स है तो उसको GAM भी बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास भी बोल सकते हैं। असली में ये एक एटम का वजन नहीं है, ये 1 मोल एटम का वजन है। 1 मोल एटम का वजन को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। ये असली में 1 मोल एटम्स का वजन है, 1 मोल एटम्स का मास है। ये भी 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है।
एक मोल मॉलिक्यूल का मास है। ये एक एटम का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है। आप उसे मोलर मास ही बोल सकते हैं मॉलिक्यूल के केस में। अगर मान लो मोलर मास नहीं बोल सकते तो आप जीएमएम बोल सकते हैं। जीएमएम का मतलब है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना? लिख दूं क्या? जीएमएम का मतलब है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जीएमएम का मतलब है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जीएम का मतलब है ग्राम एटॉमिक मास। देखो अंतर बताओ, अभी सब सीखोगे, अभी सब सीखोगे। पहले इतना लिखो। बोलो बच्चों, तो मेरी कॉफी ठंडी हो गई। एक एटम का वजन होता है एटॉमिक मास, एक मोल एटम्स का वजन होता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास बोल देते हैं। चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे एटम हो, दोनों के केस में मोलर मास बोल दिया जाता है। असली में समझो, मोलर मास जो है वो एक मोल का वजन है। अगर वो एक मोल एटम्स है तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। अगर वो एक मोल मॉलिक्यूल है तो हम उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। नोट करो, समझो जरा। बहुत आसान कंसेप्ट है, आपको जरूरत पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। सही से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। एक मॉलिक्यूल का जो वजन है उसे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। एक मोल मॉलिक्यूल का जो वजन है उसे मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। एक एटम का जो वजन है उसे एटॉमिक मास बोलते हैं। एक मोल एटम का जो वजन है उसे ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास बोलते हैं। समझे नहीं समझे? बोलो। अब मैं आपको अलग से सिखाता हूँ ये चीज, फिर मैं प्रूव करूंगा। अच्छा, मैं आपसे ये बोलूं, मान लीजिए एक एटम का मास ऑफ वन एटम हमको दे रखा है AAMU, है ना, या फिर AU। अच्छा, मैं एक चीज यहां पे लिख देता हूं। 1 AMU कितने के बराबर होता है? 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के, या फिर 1 AMU बराबर होता है 1/Na ग्राम के। ठीक है, ये एक एटम का वजन है। मान लो अगर मुझे निकालना हो मोलर मास, है ना, मोलर मास निकालना है उस एटम का, मोलर मास ऑफ एटम, ए एटम है ना, मोलर मास मुझे ए एटम का निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए एटम। एक मोल ए एटम का जो वजन होगा उसको बोला जाएगा मोलर मास ऑफ ए एटम। अच्छा, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? Na एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम। बोलो जल्दी। अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो मोलर मास एक मोल एटम का वजन होता है, और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? Na एटम्स, और Na एटम्स को हर एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा। मान लो मुझे 4 पेंसिल का वजन निकालना है तो एक पेंसिल का वजन निकालो, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे एक मोल एटम का वजन निकालना है तो एक एटम का वजन निकालो, उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। Na एटम। अच्छा, ये बताओ, एक एटम का वजन मैंने कितना मान रखा है? यहाँ पर एक एटम का वजन मैंने मान रखा है AU, AU मान रखा है। U को कन्वर्ट करो जरा ग्राम में, U को कन्वर्ट करो ग्राम में, 1/Na ग्राम। Na कैंसिल, ये आ गया A ग्राम। आप समझो, एक एटम का वजन AAMU है, यूनिट पे गौर करो। एक मोल एटम का वजन 1 ग्राम है, एक एटम का वजन AAMU है। A कुछ भी हो सकता है, नंबर है, मास नंबर है ये A, और एक मोल एटम का वजन 1 ग्राम है। चलो चलते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ एटम्स लिख दिए, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। यहाँ एटम्स लिख दिए, यहाँ एटॉमिक मास लिख दिया, यहाँ मोलर मास लिख दिया। पहले इसको समझ तो लो, पहले इतने जगह चाहिए होती है, बोर्ड बहुत छोटा पड़ जाता है। मास ऑफ वन एटम इज AAMU और AU।
तो अगर मुझे मोलर मास निकालना है, एक मोल एटम का वजन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक एटम का वजन इनटू मास ऑफ वन इनटू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? एवोगैड्रो के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इतने एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम। मास ऑफ ईच एटम कितना है? AU। U को ग्राम में कन्वर्ट करो तो क्या मैं ग्राम में निकाला 1/Na ग्राम। Na से Na कैंसिल हो गया, 1 ग्राम के बराबर आ गया। अब अच्छा आप बोलेंगे इससे समझाना क्या चाहते हो? आप हमें इससे समझाना क्या चाहते हो? तो वो समझो, मैं बताना चाहता हूँ इससे समझाना क्या चाहते हो आप। तो बेटा मैं इससे ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं एक टेबल बनाऊं जहां पे मैं एटम्स लिख लूं, एटॉमिक मास लिख लूं, या और एक जगह में मोलर मास लिख लूं, मोलर मास लिख लूं, ये एक एटम का वजन है, बहुत कम है ग्राम में, इसीलिए इसमें यूनिट AMU यूज किए। ये एक मोल एटम का वजन है, मोलर मास बोल लो या फिर ग्राम एटॉमिक मास बोल लो, है ना। मैं यहां लिख दूं ये एक मोल एटम का वजन है, 1 मोल एटम। ये एक एटम का मास है। जैसे मान लो मैंने एक एटम हीलियम ले लिया, एक एटम कार्बन ले लिया, एक एटम नाइट्रोजन ले लिया, एक एटम ऑक्सीजन ले लिया और एक एटम सल्फर ले लिया। अब तो समझ में आएगा हीलियम का मास कितना होता है? 4। ये है वर्ड नंबर 1, 4। एक एटम का वजन है तो 4U, एक मोल एटम का वजन है तो 4 ग्राम। सिर्फ यूनिट चेंज हो जाती है, कितनी चीजें बदल जाती हैं। U जोड़ दोगे तो एक एटम का वजन, ग्राम जोड़ दोगे तो एक मोल एटम का वजन। कार्बन के लिए 12U, 12 ग्राम। नाइट्रोजन के लिए 14U, 14 ग्राम। ऑक्सीजन के लिए 16U, 16 ग्राम। सल्फर के लिए 32U, 32 ग्राम। तो एक मोल एटम का जो मास है उसे बोला जाता है मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। और एक एटम का जो मास है, एक एटम का जो मास है वो बोला जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास U में, एटॉमिक मास असली में बहुत कम होता है ग्राम में। आपको मालूम है 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है ग्राम में? एक एटम का वजन बहुत कम होता है ग्राम में। तो हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, एटॉमिक मास, मोलर मास और वो भी ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एक मोल एटम का मास नोट कर लो। मान लो अगर आपके सब्सटेंस एटम है तो उनके केस में ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास यूज करेंगे। मान लो अगर आपका सैंपल मॉलिक्यूल है तो उसके केस में मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे या मोलर मास यूज करेंगे। भाई मोलर मास दो तरीके के होते हैं ना, मोलर मास दो तरीके के होते हैं ना। अच्छा ये बताओ मोलर मास है क्या? एक मोल सब्सटेंस का वजन, एक मोल सब्सटेंस का मास, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज मोलर मास। अब मोलर मास दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, बट ये कहानी लगेगी जब सैंपल आपके एटम्स हो। एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब आपका सैंपल मॉलिक्यूल। अब सर मेरे पास इससे ज्यादा शब्द नहीं होते किसी चीज को समझाने की। अगर आपको इतना समझ में नहीं आया तो मेरी सारी मेहनत पानी फिर गया, सारी मेहनत। कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। एटॉमिक मास एक एटम का वजन है, बहुत छोटा है, एक एटम बहुत कम होता है उसका मास ग्राम में, इसीलिए उसके लिए एक यूनिट यूज की गई U। एक मोल एटम में कितने एटम्स होंगे? 6.023 × 10⁻23 एटम्स होंगे। इतने एटम्स का जो वजन आता है वो बराबर आता है 4 ग्राम। तो समझो इस चीज को मैं लिख दूं, इसको बोला था मैंने AU और इसको बोला था मैंने A ग्राम। ठीक है, आज के लिए इतना कर लो, आज के लिए इतना तो करो, पहले समझो, आज के लिए इतना करो।